और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पूरे देश में कोरोना को लेकर हाहाकार है। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो रूह को कपा दे। कैसे लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प कर जिनकी जान चली गई। पहली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा ये तस्वीर। ये देखिए, एक शख्स स्ट्रेचर पर लेटा है। मरीज को ध्यान से देखिए, एक शख्स स्ट्रेचर पर लेटा है और परिवार के लोग देखिए कैसे सिलेंडर को हाथ में थामे हुए। 3 लोगों को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, 3 लोगों के हाथ में ये सिलेंडर है और ये मरीज स्ट्रेचर पर जा रहा है, इसे खींच कर ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें देश के अलग अलग जगहों से आ रही है। सोचिए आलम क्या है कि स्ट्रेचर पर दरअसल ऑक्सीजन लगा हुआ है, सिलेंडर हाथों में। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें हम दिखाएं, ये तस्वीरें देश की स्थिति और हालात फिलहाल क्या है ये बयां कर रही हैं। बाद में बात करेंगे इसके लिए जिम्मेदार कौन है, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली हैं। देखिए जरा तस्वीर, स्ट्रेचर पर कैसे देखिए एक शख्स मौजूद है जो लेटा हुआ है और परिवार के लोगों के हाथ में सिलेंडर है जिसे वो खींच कर ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर लोग ये सोच रहे हैं कि हालात कैसे लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए जरा, हाथों में सिलेंडर है, 3 लोग उस ऑक्सीजन सिलेंडर को पकड़े हुए हैं। जो मरीज है वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है और धीरे धीरे उसे खींच कर ले जा रहे हैं। यही स्थिति अलग अलग शहरों की, अलग अलग अस्पतालों की, गांव की और कस्बों की है जो सामने आ रही है। दरअसल मरीजों को इस कदर ऑक्सीजन की जरूरत है कि मरीज त्राहिमाम कर रहे हैं। हालात कैसे हैं बखूबी आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन लोगों को सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हालात क्या है। सुनिए जरा। मेरा बच्चा सीरियस कंडीशन में है, बट आज मेरे को एकदम से अचानक कह दिया अपने बच्चे को यहाँ से हटाओ। मैंने सब जगह कांटेक्ट किया, सब कुछ किया, बट कोई भी आगे नहीं आ रहा और कह रहे हैं आपको आधे घंटे के अंदर खाली करना। मैं अपने बच्चे को कहाँ लेके जाऊँ? गवर्नमेंट कह रही है सिलेंडर दे रहे हैं, हम सिलेंडर दे रहे हैं। क्या दे रही है गवर्नमेंट? केजरीवाल गवर्नमेंट कह रही है, योगी सरकार बोल रहे, क्या कर रहे हैं? यहाँ डीएम वीएम सब आ गए, कुछ करके गए अभी तक भी। बताया गया कि आपके पास 4 घंटे हैं, आप अल्टरनेटिव देख लीजिए। तो हम लोग पका आ गए कि सर हम अल्टरनेटिव कहाँ देखेंगे आज के सिचुएशन में। बोले हम वी आर हेल्पलेस, वी कैन ओनली से कि आप बचा लीजिए, अपने पेशेंट को बचा सकते हैं। हम कहाँ से ऑक्सीजन लेकर आएंगे और किसी भी हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है। हमारा भैया सर आईसीयू में है इस टाइम पे, उनका सैचुरेशन लेवल बहुत डाउन जा रहा है, वो बाईपैप पे सांस ले रहे हैं। तो हम कैसे उनको ऐसी स्थिति में उनको कैसे कहीं और लेके जा सकते हैं? तो सोचिए क्या आलम है, क्या हालात हैं। ये पता चल रहा है कि कैसे लोग अपनों के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनकी ऑक्सीजन के लिए, उनकी सांसों के लिए सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन खोज रहे हैं, बेड खोज रहे हैं, लेकिन बेड नहीं मिल रहे हैं। देखिए जरा एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये क्रिमेशन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी एम्बुलेंस की। 1 2 3 4 5 6 और जहां तक आपकी नजर जाएगी पीछे तक देखिए एम्बुलेंस आपको नजर आएगी। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एम्बुलेंस की कतार, दरअसल इसमें कोविड पेशेंट्स की बॉडीज हैं, उनको लेकर आया गया है अंतिम संस्कार के लिए और इंतजार कर रहे हैं। यानी अभी अगर फुल स्क्रीन में तस्वीरें दिखाऊं, यानी अभी बहुत से लोगों का अंतिम संस्कार घाट पर चल रहा है, क्रिमेशन सेंटर पर, और बहुत से लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर आएगा तब वो अपने परिवार वालों को अंदर लेकर जाएंगे। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात हैं क्या। और आइए एक और तस्वीर दिखाते हैं, कैसे अस्पताल में कुछ वक्त का ऑक्सीजन बचा था। तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, सोरा सुनिए, अनाउंसमेंट हो रहा है कि कुछ वक्त का ऑक्सीजन है, सुनिए। हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ आधे घंटे की ऑक्सीजन और बची है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइम में अपने पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का प्रबंध करें, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आपके पास है तो अपने पेशेंट के पास लाकर रख दें। सभी पेशेंट्स के रिश्तेदार ध्यान से सुन लें कि हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ आधे घंटे की ऑक्सीजन और बची है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइम में अपने पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का प्रबंध करें, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आपके पास है तो अपने पेशेंट के पास लाकर रख दें। सभी पेशेंट्स के रिश्तेदार ध्यान से सुन लें कि हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ आधे घंटे की ऑक्सीजन और बची है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइम में अपने पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का प्रबंध करें, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आपके पास है तो अपने पेशेंट के पास लाकर रख दें। सोचिए जरा क्या हालात होंगे जिसके परिवार का एक शख्स अस्पताल में भर्ती है और इस तरह का अनाउंसमेंट हो कि सिर्फ आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, आप अपने पेशेंट को ले जाइए।
आपके अपने को सांस की जरूरत है, आप कहां लेकर जाएंगे? तो सोचिए क्या हालात हैं इस वक्त। ऑक्सीजन का आपातकाल है, ऑक्सीजन का आपातकाल। जी हां, देश भर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है। दिल्ली के अस्पतालों में कई दिनों से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। केजरीवाल सरकार लगातार केंद्र से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की मांग कर रही है, तो दिल्ली के कई अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए। कहीं 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कहीं 8 घंटे की, कहीं आधे घंटे की। ऐसे में मरीज और मरीज के परिवार वालों के लिए एक एक पल बहुत कीमती है। मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में कल से सुनवाई कर रही है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑक्सीजन, दवा और कोरोना की हालात पर खुद संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। दिल्ली के साथ नोएडा और गाजियाबाद के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। नोएडा के कैलाश अस्पताल ने कहा है कि उनके पास 4 से 5 घंटे की ऑक्सीजन है। नए मरीजों की भर्ती यहां रोक दी गई है। हरियाणा के फोर्टिस अस्पताल ने कहा है कि उनके पास 45 मिनट की ऑक्सीजन बची है। तो लखनऊ के चरक अस्पताल भी ऑक्सीजन की कमी है, वहां भी। अलीगढ़ में भी ऑक्सीजन की कमी है, मरीजों की मौत हो गई वहां। वहीं भोपाल के गुलमोहर अस्पताल ने 1 घंटे की ऑक्सीजन होने की बात कहकर मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन के मुद्दे पर एक बड़ी बैठक बुलाई है। कल पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इस वजह से पीएम मोदी ने कल बंगाल का दौरा टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर कल सुनवाई होगी। जी हां, तो आप बखूबी समझ सकते हैं हालात क्या है। आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि लोग क्या कह रहे हैं। ये बार बार हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हालात बताना हमारा मकसद है और आखिर वो लोग सुन सकें जो इस हालात से निपटने में सक्षम है। सुनिए जरा। 3 दिन से एडमिट है कंट्रोल रूम पे। मैंने 3 दिन पहले से इलाज कराया हुआ है और नहीं कोई जवाब मिलता है। उन्होंने कहा कि जाइए सीएम से बात करिए, डीएम से बात करिए। हमको आदेश है, हम नहीं दे सकते हैं। ये मेडिकल कॉलेज का पर्चा है। 3 दिन से हम लोग खड़े हैं, कोई गैस नहीं। हमारी कहाँ गए? अपने देश में गैस नहीं मिलेगी तो भी कहाँ जाएंगे भाई हम लोग? 2 दिन से दौड़ा रहे, दे नहीं रहे हैं। बता रहे सब मेडिकल कॉलेज जाएगा, प्राइवेट वाले रिफर करके वहाँ से लिखा, डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि अगर आप घर में हैं, इस वक्त बहुत जरूरी है खुद की परवाह करना। तो कैसे आप ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप क्या करें, कैसे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाएं और क्या खाएं, ये आपको बताते हैं। आपको बताऊं कि दरअसल आप क्या खाकर ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। आलू, लौकी और हरी सब्जी आपकी सेहत के लिए जरूरी है। ये खाएं जिससे आप ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। आम, गाजर और शकरकंद से आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगा। इसके अलावा आपको बताऊं दाल, दूध, दही और पनीर का सेवन करें। पनीर के अलावा काजू, बादाम और चॉकलेट भी आप खा सकते हैं। ये वो चीजें जो आपके ऑक्सीजन को बराबर और ठीक रखेंगी। इसके अलावा अंडा, चिकन, मटन और मछली भी आपके ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करेगा। इन सब का सेवन अगर आप घर पर कर रहे हैं तो आपके फेफड़े चुस्त दुरुस्त रहेंगे और आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं। ये तो हमने आपके फायदे के लिए खबर बताई कि जिससे आप क्या खाएं, आपके ऑक्सीजन लेवल ठीक रहे। लेकिन आपको बताता हूं, तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं रायपुर की देखिए जरा। ये दावे किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन पूरा है, लेकिन रायपुर के सीएमओ से जब हमारी सहयोगी ने सवाल पूछे तो कैसे वो भाग खड़े हुए, सुनिए जरा। सर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए ये सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या चल? इसके बारे में सर लोग बताएंगे, मेरे को कोई आइडिया। सीएमओ का ऑफिस है यहाँ पर, चीफ मेडिकल ऑफिसर को बुलाइए सर, बाहर बुलाइए। ये डोर क्लोज कर दिया जा रहा है। चीफ मेडिकल ऑफिसर जो अंदर ही बैठी हुई है, क्या बोला गया सर? मैडम तो नहीं है, शिप्रा मैडम से आप बात कर लीजिए ऊपर। द पर्सन देयर इन स्पेक्स हु इज नॉट वेयरिंग हर मेडिकल सूट इज द चीफ मेडिकल ऑफिसर, चूजिंग नॉट टू कम आउट एंड नॉट टू रिस्पॉन्ड पीपल। तो रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को आपने देखा, वो खड़ी होकर वहां खुद सीएमओ को, चीफ मेडिकल ऑफिसर को बुला रही है। वो सामने आकर जवाब देने को तैयार नहीं। ये हालात हैं छत्तीसगढ़ के। बहरहाल आपको जरूरी बात यह बता दें कि आखिर कैसे आप अपने फेफड़ों को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुमकिन हो कि यह हालात ना बने कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़े। देश में हालात बहुत नाजुक हैं, मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और क्या ना करें। सरकार और डॉक्टरों की सलाह पर लोग मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, हाथ भी सैनिटाइज कर रहे हैं, फिर भी मुश्किल में।
ऐसे में एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अगर आप लोग रोजाना, जिसे आप स्टीम कहते हैं, भाप लें तो कोरोना से बच सकते हैं, क्योंकि भाप से रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, जिससे कोरोना की ताकत कमजोर हो जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि भाप फेफड़ों का सैनिटाइजर है। जी हां, जो आप स्टीम ले रहे हैं वो आपके लिए सैनिटाइजर का काम करता है। जी हां, इसलिए बहुत जरूरी है अपने लंग्स को मजबूत, स्वस्थ और चुस्त रखना। आपको बताऊं दरअसल ये काम कैसे करता है। ये काम ऐसे करता है, आपको बताऊं कि फेफड़ों का सैनिटाइजर है स्टीम, भाप। भाप फेफड़ों को साफ करता है, उसको क्लीन करने का काम करता है ये स्टीम। आपकी जो सांस की नलियां हैं उनमें जो रक्त का प्रवाह है यानी ब्लड सर्कुलेशन है उसे बढ़ाता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्षमता बढ़ने से वायरस निष्क्रिय होता है। हर रोज 2 से 3 बार भाप लेना फायदेमंद है और हर दिन 2 से 3 बार आप भाप लें और 5 मिनट, प्रतिदिन 5 मिनट आप भाप लें तो इससे फायदा होगा और भाप से खांसी और नाक बंद में भी राहत मिलती है। तो यह स्थिति हम आपको दिखा रहे थे कि आप कैसे अपने लंग्स को फिट रख सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि भीड़ मत लगाइए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह। उसके बावजूद हर शहर से जो तस्वीरें सामने आ रही, देखिए जरा, ये काशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की। ये देखिए, मास्क लगाया नहीं हुआ है, किसी ने लगाया है तो ठीक से नहीं लगाया है। ये वाराणसी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वाराणसी की बाजार की तस्वीरें। भीड़ देखिए जरा, ये भीड़ की तस्वीरें देखिए, फुल स्क्रीन अगर हम तस्वीरें दिखाएं। यानी अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ सिस्टम को दोष देने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अगर जा भी रहे हैं बाजार में, मार्केट में, तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखिए। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें हम दिखाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, ये बहुत जरूरी है। तो आपने देखी है तस्वीरें, जो भीड़ की तस्वीरें थी, लेकिन ऐसी ही भीड़ दिल्ली की सीमाओं पर भी लगी है। दिल्ली के बॉर्डर पर भी ऐसी ही भीड़ है। जी हां, उन किसानों की जिन्हें किसान नेताओं ने गुमराह किया है। सोचिए, दिल्ली में बिस्तर नहीं मिल रहा है, शहरों में बेड नहीं है, मारामारी, शोर सिफारिश लग रही है, लोगों को एक बेड नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर जो भीड़ लगाए किसान नेता बैठे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सैकड़ों और हजारों लोग बॉर्डर पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और किसान नेता राकेश टिकैत इस भीड़ में भी, इस हालात में जब लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू है, 144 धारा लगी है, भीड़ नहीं जुटा सकते, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। देखिए जरा, कोरोना में टिकैत की इफ्तार पार्टी। ना लोग मिले नहीं, लोग डिस्टेंस से बैठे हुए थे और वे करीब 22 से 35 आदमी के आसपास थे वे सारे। कोरोना काल में टिकैत की इफ्तार पार्टी, किसानों की जान से क्यों खेल रहे हैं टिकैत। उसमें करीब 22-23 लोग थे उसमें और वे करीब 22 से 35 आदमी के आसपास थे वे सारे। कोरोना जान ले रहा है और टिकैत को पार्टी करनी है। हजारों की भीड़ दिल्ली की सीमाओं पर जुटा रखी है और इफ्तार पार्टी चल रही है। किसान नेता राकेश टिकैत की इफ्तार पार्टी में कितने लोग शामिल थे, ये खुद टिकैत को भी नहीं पता। एक बार वो कह रहे हैं कि 22 से 23 लोग, कुछ ही सेकंड बाद कहते हैं 22 से 35 लोग। उसमें करीब 22-23 लोग थे उसमें और वे करीब 22 से 35 आदमी के आसपास थे वे सारे। लेकिन टिकैत साहब, ये दोनों ही आंकड़े गलत हैं, बिल्कुल गलत। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। यहां ना तो 22 लोग हैं और ना ही 35, इनकी संख्या तो 50 से ज्यादा है। वैसे टिकैत साहब कह रहे हैं कि सरकार ने 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे रखी है। लोग मिले नहीं, लोग डिस्टेंस से बैठे हुए थे और उसमें करीब 50 के तो परमिशन सरकार ने भी दे रखी। टिकैत साहब, आपकी गिनती जरा दुरुस्त कर देते हैं। इस सर्वधर्म इफ्तार पार्टी में 50 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। एक बार फिर तस्वीर देखिए। 2 गज दूरी का भी ध्यान नहीं रखा गया। बड़ा सवाल यह है कि अन्नदाताओं के नाम पर देश को संकट में डालने का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा।
तो आपने देखा, टिकैत कह रहे हैं कि वहां इफ्तार पार्टी में सिर्फ 20 लोग थे, लेकिन 50 से ज्यादा लोग थे। आइए अब आपको मैं बताता हूं दरअसल होगा क्या। कोरोना से पूरे देश में हाहाकार है। दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, दूसरे शहरों में वीकेंड कर्फ्यू से लेकर नाइट कर्फ्यू है, धारा 144 लगी है। भीड़ इकट्ठा ना हो पाए इसलिए अस्पताल में बेड नहीं बचे हैं। ऑक्सीजन की कमी से कल महाराष्ट्र के नासिक में 24 लोगों की जान चली गई और ऐसे हालात में सैकड़ों हजारों की भीड़ लेकर टिकैत बैठे हैं। देश की परवाह नहीं है, क्या किसानों की जिंदगी और उनके परिवार की फिक्र नहीं टिकैत को, इसलिए इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। किसानों को बॉर्डर पर बुला रहे हैं। भीड़ में कोरोना फैल गया तो न सिर्फ ये सैकड़ों हजारों लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, बल्कि ये जब अपने घर लौट कर जाएंगे तो घर वालों को भी कोरोना की चपेट में ले लेंगे। आइए आपको बताता हूं जरा वहां जो किसान मौजूद हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले जरा ये सुनिए। यहाँ कोरोना का कोई काम नहीं है। आज इतनी ज्यादा पब्लिक होगी और दिल्ली का भी कोरोना का भोगा देंगे। ये मोदी सोदी का लगता होगा कोरोना, यहाँ कोई कोरोना नहीं है। हम कहते किसी का डर नहीं लगता है इससे कोरोना। ये डर हो गए तुसी का ले तो मुझे क्या डर हो गए। देखिए जी, कोरोना है नहीं, कोरोना सरकारी है और ये बनाया, इसका डर पैदा किया जा रहा है। अगर कोरोना होता तो ये लाखों की संख्या में उस दिन से 5 महीने से लगभग किसान बैठे हैं तो ये सारे के सारे लोग मर जाते। कोरोना का डर नहीं है, हमारे पंजाब में कोरोना नहीं है, इधर कोरोना है। आपको किसी इधर लोग को कोरोना हुआ मिला आदमी, पंजाब का गाँव का आदमी मिला, किसी को कोरोना है। तो किसानों को सुन लिया, जो टिकैत के साथी हैं वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं वो पति पत्नी जो कोरोना काल में कैसे लॉकडाउन का उल्लंघन करके जा रहे थे। ये देखिए, दोनों कोर्ट में मौजूद हैं, आप बेशक पहचान सकते हैं, दोनों ने मास्क लगा रखा है। ये कोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट में पहुंचे दोनों और यहां भी इनकी जमानत खारिज कर दी गई है। खबर यह है, यानी पहले पुलिस से बदतमीजी की, उसके बाद देखिए तिहाड़ भेज दिए गए, उसके बाद जमानत की अर्जी लगाई। खुद पहुंचे जज के सामने तो वहां भी इनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। जरा रिपोर्ट देखिए। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चले जाएंगे और बात में तुम लोग बात कर। पुलिस से लड़ने वाले पति पत्नी अभी तिहाड़ में ही रहेंगे। आप मास्क लगा के नहीं लगाएंगे तो क्या करोगे? अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं, कितना दूर रहेंगे? हमको तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या है? हमारी गाड़ी को कितना रोकी? वेतन है क्योंकि बेवकूफ बना हुआ है कोरोना के चक्कर। हमारे लोग बवाली कपल को कोर्ट का जमानत देने से इनकार, अब तिहाड़ ही रहेगा ठिकाना। नहीं है, मेरा पति है, ये मेरा पति है, मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी, इसको क्या करोगे तुम? हम मना कर रहे तो तुमने हमारी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? नहीं, तुम अधिकार की बात कर रहे थे, बताना जरा। याद तो होगा ही आपको, ये वही है दरियागंज वाले बदजुबान पति पत्नी जिन्होंने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया। पुलिस ने मास्क पहनने को क्या कह दिया कि राशन पानी लेकर सवार हो गए। तो जाओ, जो करना है कर लो, ले लो चालान, चलो पब्लिक है तो फिर वीडियो बना लिया हमने। तुमसे ज्यादा गाड़ी की चाबी ले लो। सीएम से लेकर प्रधानमंत्री तक को घसीट लिया। तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चले जाएंगे और बात में तुम्हारा पाप में देश है ये। क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? लेकिन दिल्ली पुलिस की क्लास भी बड़ी तगड़ी है। एक ही दिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सारे चैप्टर रटा दिए। कोर्ट पहुंचे तो बहुत कुछ बदल चुका था। मास्क भी लगा था, वो भी बड़े कायदे से, और दिक्कत भी कोई नहीं हो रही, मानो अदब घोलकर पिला दिया गया हो। तिहाड़ में तो जो रहा बचा था वो भी पूरा हो गया। अदालत से फरियाद की थी, माय लॉर्ड अब तो सब सीख गए, मास्क भी लगाने लगे और तहजीब भी पूरी मेंटेन है। लेकिन जज साहब ने कह दिया अभी भी तिहाड़ में थोड़ा और ठहरिए, अभी तो क्लास बाकी है। जी हाँ, तो पति पत्नी की जमानत अर्जी भी खारिज हो गई है, यानी कोर्ट ने जमानत देने से भी मना कर दिया है। यानी कोर्ट सीधे सीधे सबको एक संदेश देना चाहता है कि जो इस वक्त हालात हैं, इस हालात में आपको सभी शर्तों और नियमों का पालन करना होगा।
दिल्ली में कोरोना से लोगों को बचाने के लिए पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, सरकारी गाइडलाइंस के पालन करने को कह रहे थे, लेकिन पति पत्नी के तेवर देखने लायक थे। महिला तो पुलिस पर ऐसे रौब झाड़ रही थी जैसे देश का कानून कुछ नहीं, पुलिस वाले उनके गुलाम हो। पुलिस ने दोनों मियां बीवी पर कई धाराएं लगाई। पहली धारा लॉकडाउन के उल्लंघन की, मतलब पाबंदियों के बीच दोनों सड़क पर निकले, साथ ही मास्क भी नहीं लगाया, और जब पुलिस ने उनको रोका तो वो धौंस दिखाने लगे। इसके लिए पुलिस ने सरकारी काम को रोकने और सरकारी कर्मचारियों को धमकाने की धारा लगाई। साथ ही मास्क न लगाने को लेकर उन पर संक्रमण फैलाने की भी धारा लगाई गई। अब जब मामला अदालत के पास पहुंचा तो अदालत ने भी इसे गंभीर माना और जमानत देने से इनकार कर दिया। मतलब साफ है कि दोनों मियां बीवी अभी जेल में रहेंगे। साथ ही यह मामला नियम तोड़ने वालों के लिए सबक है। अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया तो कार्रवाई बड़ी भी हो सकती है। जी हां, आइए जरा, अब तक आपने मियां बीवी को सुना नहीं होगा। जब अब तक मास्क नहीं लगा रहे थे आपने तब उन्हें सुना था पुलिस के सामने। अब जरा सुनिए, जब पुलिस की पकड़ में आए, शिकंजे में और लेकर थाने पहुंचे गए, तो पहले तो दिखाइए जरा, दोनों ने मास्क लगा रखा है। मास्क वाली तस्वीरें दिखाइए, जो मास्क लगा रखा है। और ये तस्वीरें तो उस वक्त की दिखा रहे हैं जब पुलिस से बदसलूकी कर रहे थे। ये देखिए, अब जरा सुनिए पहले जरा। मैडम को ब्लेम किया कि ये नहीं लगाती हैं ऐसा। वो क्या यही कह रही थी, हाँ, इनके फेस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब लगता है कि मास्क लगाना जरूरी है। सर वो है ही जरूरी, मैं तो इसको बोलता ही हूँ, जरूरी है सर, मास्क लगाना जरूरी है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था पुलिस से ऐसे बोलने का, लेकिन पता है क्या, मुझे सिर्फ ये लगता है कि बस मुझे घुटन होती है और मेरे को सांस आने में प्रॉब्लम होती है, साइनस को कह लो या अस्थमा कह लो। तो मुझे इतना ज़रूर लगता है कि जब अपनी गाड़ी में हो, बंद हो, अपने ही हस्बैंड के साथ हो, तो थोड़ा बस लॉजिक की तरह से मैंने इसको देखा। और फिर मैं वहाँ से आई थी पटेल नगर से, मुझे रास्ते में और भी पुलिस वाले मिले थे, तो उन्होंने किसी ने नहीं रोका। और हम उन्हें बोल देते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, और इन्होंने बोला था भैया ने कि आपके पास वो नहीं था कर्फ्यू पास, तो कर्फ्यू पास इस वीकेंड के लिए था भी नहीं, मतलब इश्यू ही नहीं था। और मुझे सिर्फ इतना है कि मुझे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा मास्क से। और मुझे ये मेरे 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो मेरे को अस्थमा है, दूसरा मेरे को मेरे फेस पे एक्ने वल्गरीज हो गया था, तो उस पर अगर कोई जोर से मतलब रब करने वाली कोई भी चीज़ लगती है ना, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। लेकिन अब इतनी जो कानूनी प्रक्रिया में फंसे हैं आप लोग, सर कानूनी लगाना जरूरी है। सर मास्क तो ऐसी है कि बस अब आप पब्लिक प्लेस में हो तो लगा लो। तो अब आगे कब तक तिहाड़ में रहना है कोई नहीं जानता। अदालत ने तो जमानत देने से इनकार कर दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि कैसे 1 मई से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रहा है और रमजान और रोजे भी चल रहे हैं। तो इस तरह की भी खबरें हैं कि बहुत से लोगों का मानना है कि रोजे में वैक्सीन नहीं लग सकती। तो क्या वैक्सीन से रोजा टूट जाता है? इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल वैक्सीन को लेकर यह गलतफहमी है कि इससे रोजा टूट सकता है। मुस्लिम समुदाय में रमजान का महीना सबसे पाक माना जाता है। अब जबकि 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगने वाली है, तो इसको लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। कुछ लोगों ने रमजान के महीने से पहले वैक्सीन की पहली डोज ले ली थी, तो उनके मन में अब यह चल रहा था कि क्या दूसरी डोज रोजे के दौरान ले सकते हैं या नहीं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रमजान के महीने में पहली डोज लगेगी, जो 1 मई से होगी। रोजे में वैक्सीन को लेकर फतवे भी जारी किए गए। तो सबसे पहले यह बता दें कि वैक्सीन से रोजा नहीं टूटता, रोजे के दौरान वैक्सीन लगाई जा सकती है, तो इसमें जरा सी भी देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मौलाना कासमी क्या कह रहे हैं उनको आपको सुनवाते हैं। उसके बाद आपको मौलाना फिरंगी महली को सुनवाएंगे और खुद हमारे साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के डॉक्टर रहे मोहसिन वली भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे इस पर। सुनिए पहले जरा। जहाँ तक मेरा मानना है, रोजे में वैक्सीन लगाना जायज़ नहीं है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मजबूरी है तब आप लगवा सकते हो, लेकिन रोजे से वो आप और वैक्सीन लगवाएं, इंजेक्शन लगवाएं, ये किसी भी हद तक जायज़ नहीं है। इसको मैं सही नहीं मानता। अगर आपको दिक्कत है, ज़्यादा है, परेशानी है बहुत ज़्यादा, तब आप ये चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप रोजे में वैक्सीन या किसी भी तरीके का कोई इंजेक्शन नहीं लगवा सकते।
तो इस तरह की जानकारी घातक और खतरनाक है। अब मैं आपको आलिम लोग और जो जानकार हैं उनको सुनवाने जा रहा हूं ताकि इस तरह की जहनियत किसी की ना पैदा हो और जिसकी है वो खत्म हो जाए। सबसे पहले मौलाना फिरंगी महली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल सीधा है, लोग आपको जानते पहचानते और आपको मानते हैं। सीधा सवाल ये कि क्या रमजान में रोजे में वैक्सीन लग सकती है या नहीं? रमज़ान में रोज़े की हालत में भी वैक्सीन लगाई जा सकती है, बल्कि हम तो सबसे यही अपील कर रहे हैं क्योंकि ये बीमारी कोविड-19 की इतनी तेज़ी से फैल रही है, तो लिहाजा जो जिस भी एज ग्रुप के लिए गवर्नमेंट ने वैक्सीन स्टार्ट कर दी है, सबको चाहिए कि आगे बढ़ करके वैक्सीन ज़रूर लगाएं और जिससे कि इस खतरनाक बीमारी से हर आदमी अपने आप को सेफगार्ड कर सके। जी जी, तो आपने सुन लिया। मौलाना आपके पास आएंगे। अगर अभी भी यकीन नहीं हो मौलाना को सुनकर तो डॉक्टर वली रहमान, मोहसिन वली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो खुद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के डॉक्टर रहे, जाना माना चेहरा है। डॉक्टर साहब, मौलाना साहब को सुन लिया, आप भी जरा बता दीजिए कि वैक्सीन लग सकती है रोजे में या नहीं? ये ना नापाक है, नए न्यूट्रिशन है, तो रोज़े की हालत में अपनी जान बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए टीका लगवाना जायज़ है। और अगर आपको और कोई शक भी हो तो अपने जो मुफ्ती हैं, आपके जो गुरु हैं, उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन टीका लगवाने में कोई हर्ज नहीं है। और ये मैं बड़े लोगों को देख चुका हूँ और रिलीजियस लोगों को भी देख चुका हूँ, तो रोज़े में टीका लगवाया जा सकता है। जी, तो इस तरह के कई फतवे भी पहले आए हैं, आपको बताते हैं। दरअसल कोरोना में वैक्सीन लग सकती है नहीं, और इसके ज्यादा डिटेल आपको बताते हैं। रोजे के दौरान वैक्सीन को लेकर भारत ही नहीं दुनिया भर में सवाल उठे। दरअसल रमजान इस बार कोरोना काल में चल रहा है और देश में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर है। मुस्लिम धर्मगुरुओं और दारुल इफ्ता ने इसका जवाब दिया है। दारुल उलूम फिरंगी महली ने फतवा जारी किया है। फतवे में साफ कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से रोजा नहीं टूटता। रमजान महीने में भी कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है। रोजा न टूटने की वजह बताते हुए कहा गया कि वैक्सीन नसों में दाखिल होती है, पेट में नहीं, इस वजह से रोजा टूटने का डर नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब के मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने भी कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है, इससे रोजा नहीं टूटेगा। सऊदी अरब में 2020 में ही फतवा जारी कर कहा गया था कि कोरोना वैक्सीन से रोजा नहीं टूटेगा। दरअसल रोजे में मुंह नाक के रास्ते खाने पीने, पानी पीने या दवा लेने पर प्रतिबंध होता है, लेकिन वैक्सीन नसों में दाखिल होती है, इससे रोजा बिल्कुल नहीं टूटता। आंख में दवा डालने से भी रोजा नहीं टूटता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे परमवीर की। जी हां, आपको बता दें कि परमवीर के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। परमवीर सिंह के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। अब तक उनके खिलाफ कई जांच चल रही थी, तो अब एक और जांच शुरू होने जा रही है। जी हां, परमवीर के खिलाफ संजय डांगे मामले में जांच शुरू हो रही है। वो जांच भी संजय पांडे करेंगे। देखिए जरा। परमवीर के खिलाफ एक और जांच। जांच के घेरे में पूर्व पुलिस कमिश्नर, परमवीर ने किया कितनों को सस्पेंड। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह एक बार फिर मुश्किल में है। परमवीर के खिलाफ एक और जांच बिठा दी गई है। इस जांच का जिम्मा भी महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे को दिया गया है, जिनके पास 100 करोड़ की उगाही मामले में चिट्ठी की जांच का जिम्मा है। इस बार यह मामला एक पुलिस इंस्पेक्टर से जुड़ा है, जिसने परमवीर सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस इंस्पेक्टर ने परमवीर सिंह पर अनावश्यक दबाव बनाने, दबाव न मानने पर सस्पेंड करने, सस्पेंशन खत्म करने के लिए पैसा मांगने और अंडरवर्ल्ड से सांठगांठ के भी आरोप लगाए। तो आइए अब आपको बताते हैं दरअसल ये मामला क्या है जिसने परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और संजय पांडे जिसकी जांच करने वाले हैं। साफ है कि महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा है। राज्य सरकार ने उनकी नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। इस ताजा मामले की जांच का जिम्मा भी महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे के पास है।
संजय पांडे परमबीर सिंह के खिलाफ एक और जांच कर रहे हैं। दरअसल परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया। परमबीर सिंह पर आरोप है कि सचिन वाजे की बहाली उन्होंने जानबूझकर की और उसे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात किया, जबकि वाजे की पोस्टिंग को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर ने विरोध जताया था। वाजे को कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील केस की जांच भी सौंपी गई। वाजे तत्कालीन सीपी परमबीर सिंह को रिपोर्ट करता था। एनआईए ने वाजे को एंटीलिया केस में गिरफ्तार किया और इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। यहां तक कि जो स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर मिली थी वो भी मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में परमबीर सिंह की कार पार्किंग के पास ही खड़ी थी। तो डीजीपी संजय पांडे परमबीर पर लगे इन तमाम आरोपों की जांच कर रहे हैं। जी हां, आपको बताएं कि दरअसल परमबीर सिंह और संजय पांडे में 36 का आंकड़ा है। आगे बढ़े परमबीर के लिए मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी, उससे पहले देखिए कि संजय पांडे जब परमबीर की जांच करेंगे तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा और दोनों के बीच क्यों है 36 का आंकड़ा। परमबीर सिंह की मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं है। दरअसल जो डीजीपी संजय पांडे परमबीर के खिलाफ दोनों मामलों की जांच कर रहे हैं, उनका और परमबीर का 36 का आंकड़ा रहा है। आपको बता दें कि संजय पांडे ने राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें परमबीर सिंह पर आरोप लगाया था कि परमबीर सिंह ने एडीजी देवेन भारती की जांच में गवाहों को धमकाया था और जांच को रुकवा दिया था। तो अब परमबीर की कई तरफ से जांच शुरू हो गई है। सवाल यही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। ये कहावत मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर पूरी तरह फिट बैठती है। दरअसल परमबीर सिंह ने जब से चिट्ठी बम फोड़ा है उसके धमाके की चिंगारियां उनके दामन तक भी पहुंच गई, क्योंकि पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर बैठकर परमबीर सिंह ने कई ऐसे गुनाह किए, साजिशें रची जिनके आरोपों से वो बच नहीं सकते और जिनके खिलाफ जांच बिठाई गई, जांच में सच सामने आया तो वो सजा से भी बच नहीं सकते। दरअसल परमबीर सिंह एक तरफ चिट्ठी बम वाले मामले में सवालों के घेरे में है, इस मामले में सीबीआई उनसे सवाल जवाब कर चुकी है, तो दूसरी तरफ सचिन वाजे और एंटीलिया साजिश के तार भी परमबीर सिंह तक पहुंच रहे हैं। पुलिस में सचिन वाजे की दोबारा बहाली के पीछे परमबीर की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा बड़े केसों को वाजे के हवाले करना और वाजे की रिपोर्टिंग डायरेक्टर अपने पास रखना जैसे मामले शामिल हैं, जिनका जवाब देना परमबीर के लिए मुश्किल होगा। अब ऐसे में एक और इंक्वायरी परमबीर की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। तो दरअसल परमबीर के लिए अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, ये परमबीर के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला वक्त आ गया है। कई जांच हो रही है, एक सीबीआई खुद जांच कर रही है, एक एनआईए एंटीलिया केस की जांच कर रही है, संजय पांडे 2 जांच कर रहे हैं, इसके अलावा एक रिटायर्ड जज भी जांच कर रहे हैं। तो परमबीर के लिए चौतरफा जांच और चौतरफा मुश्किल है। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।